नमस्कार मित्रों, आज की क्लास होने वाली है मैसिव, क्योंकि मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज आपको एक्टिव पैसिव। बिल्कुल सरल सरस सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप कहेंगे सर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना महोदय, केवल आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। उसके बाद एक्टिव पैसिव आपके मुट्ठी में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं ही योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखेंगे लिखा है हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वास्तव में एक्टिव और पैसिव इसमें दो चीजें मिली होती हैं सर। क्या? एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है ऑलरेडी पैसिव वॉइस, है ना। हमने दोनों को अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया है। एक्टिव वॉइस माने होता है कृतवाच्य, कृतवाच्य, है ना। वाच्य वाले सर कहेंगे सर ये वाच्य क्या है? वाच्य माने होता है कथन, है ना। एक्टिव वॉइस माने होगा कृतवाच्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रधानता दिया जाए उसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। जैसा हम सिंपल ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, है ना, हमेशा हम कर्ता के ही बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे ही रीड्स ए बुक, कौन? वह एक किताब पढ़ता है, कौन? वह। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है सर? पैसिव वॉइस इसके मतलब होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, अर्थात इसका जब हम परिभाषा समझेंगे, क्या? ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के द्वारा कर्म को प्रधानता दिया जाए, वही होता है पैसिव वॉइस। तो आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब समझा। अब हम लोग समझते हैं क्या? कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द की, कॉन्सेप्ट इज द की टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये कॉन्सेप्ट क्या है? आइए हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे हम कोई सेंटेंस कहते हैं क्या कि आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। मैंने एक सेंटेंस कर दिया, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? ए लेटर इज रिटन बाय मी। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं क्या? ए लेटर इज रिटन बाय मी। मैंने यहां पे कहा आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, और यहां पे मैंने कह दिया एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो अंतर क्या हुआ? कुछ भी अंतर नहीं है महोदय। जो यहाँ इसका सेंस था वही यहाँ भी इसका सेंस है, लेकिन ये है एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान, ये हो गया पैसिव वॉइस में। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट यह हुआ कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे राम कहिए चाहे कृष्ण कहिए, आएंगे विष्णु भगवान ही। तो चाहे आप आई राइट ए लेटर कहिए, मैं एक पत्र लिखता हूं, चाहे लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, अर्थात भावार्थ नहीं बदला। इसका मतलब हुआ कॉन्सेप्ट हमारा यह बताता है, इस तरफ संकेत करता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में वॉइस को बदलते हैं तो उसके लिए मुख्य चीज क्या है? उसकी थीम नहीं बदलती या उसकी थीम नहीं बदलनी चाहिए, उसका अर्थ सेम होना चाहिए। अर्थात हमने यह भी जान लिया कि एक्टिव पैसिव एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है सर। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, जहां वाक्य का स्वरूप तो बदल जाए लेकिन की मीनिंग, इसका सेंस नहीं बदलता है। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं? आइए अब हम लोग सीखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव जब हम बनाएंगे तो उसके लिए क्या चीजें आवश्यक है, आइए झटके में उसको देख लेते हैं। जब भी हम एक्टिव से पैसिव की तरफ चलेंगे या एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव में ऐसे बदल दिया, तो आपने कहा सर इसको कैसे बदल दिया आपने? हाँ, इसको कैसे बदला है, इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, सिंपल टिप्स और ट्रिक्स है जिसको हम फॉलो करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बदला, या एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए
किन किन बातों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्या, पैसिव बनाने के लिए आवश्यक शर्तें। एक एक शर्त को देखेंगे और उसका विश्लेषण करते चलेंगे। तो पहला शर्त क्या है, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जाते हैं तो पहली शर्त क्या है, सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को ढूंढना। आपको बनना पड़ेगा हनुमान और लगाना पड़ेगा सीता का पता कि सीता को रावण कहाँ ले गया। जी हाँ, आपको क्या करना है, सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। अच्छा ये बताइए, सेंटेंस में आता क्या है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। यही ना होता है एक सेंटेंस में। तो एक कॉम्प्लीमेंट को अभी हम करते हैं गायब, हम मुख्य रूप से यहाँ पे देते हैं ध्यान। सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं, जो कार्य को करे और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही होता है सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, जो कर्ता के द्वारा क्रिया किया जाता है वही होता है वर्ब। और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है जनाब, इसी को हमको ढूंढना है ना। एक पहली पहचान इसकी, ऑब्जेक्ट जब किसी वाक्य से आप ढूंढते हो, अगर आप क्रिया ढूंढ पाते हो, अगर आप क्रिया पा गए तो यह मानना कि टेंस के नियम के अनुसार, सेंटेंस के नियम के अनुसार क्रिया के बाद ही अगला शब्द ऑब्जेक्ट होगा, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसे अगर आप अर्थ निकाल पाते हैं तो उसके माध्यम से भी ढूंढ पाएंगे। क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े, जो कार्य मैं करता हूं और उस कार्य से जो प्रभावित होता है वही क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं राम ईट्स मैंगो। आइए देखते हैं इस सेंटेंस में क्या, ये पूरा हो गया सेंटेंस, इसमें हमको ढूंढना है किसको, ऑब्जेक्ट को। चलिए, राम ईट्स मैंगो, कौन आम खाता है, तो आप बोलेंगे राम, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हो गया सब्जेक्ट। राम क्या करता है, कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो क्रिया होती है, क्या करता है, उत्तर मिलेगा ईट्स, खाता है, क्या खाता है, मैंगो। और खाने का प्रभाव किसके ऊपर है, मैंगो के ऊपर। तुरंत क्रिया के साथ क्या लगा के प्रश्न करेंगे मित्रों, तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, पिछले वीडियो में, जहां आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मैंने पढ़ाया है। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया था कि ऑब्जेक्ट तो होते हैं, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं ही टीचेस मी, ही टीचेस मी। अब इसमें देखेंगे ही टीचेस मी, कौन, वह, तो हो गया सब्जेक्ट। क्या करता है, पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, मुझको, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमको ऑब्जेक्ट से मतलब है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से कोई बहुत विशेष मतलब यहाँ पे नहीं है ना। क्रिया के बाद वाला शब्द ही ऑब्जेक्ट होता है, या यूं कह सकते हैं क्रिया के बाद अगर क्या लगा के प्रश्न कर दे, जैसे राम ईट्स, राम खाता है, क्या खाता है, उत्तर मिल गया मैंगो, तो ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया, है ना। ही टीचेस मी, ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, आप कहेंगे मुझे पढ़ाता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया। तो पहला शर्त हमने पूरा किया और वाक्य में ऑब्जेक्ट ढूंढना भी हमने सीख लिया कि एक वाक्य में ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे प्रकार से देख लिया। दूसरी तरफ चलते हैं शर्त पे। क्या दूसरा इसने कहा जो हमारे लिए आवश्यक है, क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदलना। ऑब्जेक्ट को किसके रूप में बदलना, सब्जेक्ट के रूप में बदलना। अच्छा, ये जो आया था फूड हो, चाहे आप कोई निर्जीव करता रहा था वो तो ठीक है, लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है, सॉरी, है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मी आता है, यू आता है, हिम आता है, तो उसको किस में बदला जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदला जाता है। पहला काम, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट को पा गए तो उसको सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात वहां से ला करके सब्जेक्ट के पास रखना होता है। जैसे एक सेंटेंस हम पहले से लिख करके रख लेते हैं, समझाएंगे आपको। ही टीचेस मी, है ना, हमने ढूंढा किसको, ऑब्जेक्ट को। ही माने वह क्या करता, पढ़ाता है, किसको, मुझको, ऑब्जेक्ट मिल गया हमको। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बनाइए, अर्थात इसका स्थान परिवर्तन होगा। ये कहिए भैया चल चेंज के लिए होता, तू हमारे स्थान पे आ जाओ, हम तुम्हारे स्थान पे चल बाड़ी, तो यहाँ से इसको लाएंगे यहाँ। जब यहाँ पे लाते हैं इसका रूप बदल जाता है। भाई हम अगर किसी के घर पे जाते हैं, घर तो हम हाफ पैंट टी शर्ट पहन करके टहलते रहते हैं, लोअर भी पहन के टहलते रहते हैं, लेकिन अगर हम किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो अपना पोछ पानी बनाते हैं ना, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं ना। तो जब यह जाएगा सब्जेक्ट के घर तो जाहिर सी बात है अपना में थोड़ा
पोष पानी बना के जाएगा, कुछ परिवर्तन होगा। वो कैसे परिवर्तन होता है, जितने भी प्रोनाउंस आते हैं उनका देखेंगे। अगर वो सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है मित्रों, है ना। आई का हो जाएगा मी, और ऑब्जेक्ट दिया बनाना है सब्जेक्ट तो आई, उल्टा सीधा दोनों चलेगा, है ना। वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। और अगर कोई नाउन है तो नाउन ही रहेगा सेम, उसमें आप परिवर्तन करने की कोशिश मत करिएगा। ऐसा नहीं कि राम आ गया तो सीता कर दे, सीता आ गया तो राम कर दे, राम है तो राम रहेगा, सीता है तो सीता ही रहेंगी। आगे देखते हैं। अब हमको चीजें क्लियर होगी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदलना, तो मी को देखिए, मी को ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा मित्रों, आई। एकदम चलिए, है ना। तो यहाँ पे हमने कर दिया आई, इतना हमने सीख लिया। आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना। अगर आप एक्टिव पैसिव अच्छे से सीखना चाहते हैं मित्रों, तो ये एक चीज स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि आपको टेंस की पहचान होनी चाहिए। अगर नहीं आती आपको तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखा है, एकदम आसान वीडियो, जिससे कि आप वाक्य को देखते ही पहचान जाएंगे कि यह कौन सा टेंस है। केवल आप हमारी उस वीडियो को देखिए और पता कर लीजिए कि टेंस की पहचान कैसे की जाती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना। तो यहाँ पे कहा कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो पहले आपको टेंस पहचानना पड़ेगा, यह कौन सा टेंस है ना। जैसे इस टेंस की पहचान मैंने कैसे बताया, है ना। प्रेजेंट एंड डेफिनिट है, कैसे है, क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में सुई धागा, क्यों, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस लगता है, ई मतलब सुई, यस मतलब धागा। और पास्ट एंड डेफिनिट को करेंगे आधा, फ्यूचर इंडेफिनिट को करेंगे दिल से, अर्थात विल से, उसमें दिल, विल और सेल लगा रहता है। ऐसे ही सिंपल ट्रिक्स मैंने बताया है, उस वीडियो को आप वॉच करिए और पता कर लीजिए। अच्छा, टेंस को पहचान लीजिए, उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो टेंस हम देखेंगे, उसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगती है लगाएंगे। आगे वाला क्या कर रहा है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म अप्लाई करना होता है। यही जो क्रिया है, जो कार्य हमारे द्वारा होता है, पैसिव वॉइस का रूल्स होता है कि हमेशा इस बात को गट्ठी मार लीजिए, क्या कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और कुछ नहीं। क्या लगता है सर, थर्ड फॉर्म लगता है और कुछ नहीं। एक चीज देख लेंगे, चलिए, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरी चीज हम देख लेंगे कि टेंसेस कितने हैं और कितने टेंसों का हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अगली चीज, कुल टेंस होते हैं कितने सर, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है। कुल टेंस हैं 12। हालांकि मुख्य रूप से टेंस हैं 3 प्रकार के, और उन तीनों के 4 उप टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो 4 3 12, तो कुल टेंस कितने हो गए सर, यहाँ पे 12। लेकिन 12 में से क्या आपको 12 पढ़ना है, नहीं सर, 4 टेंस का नहीं बनता। तो जो कम संख्या उसी को हमने लिख लिया, 8 टेंसों का बनता, उसको नहीं लिखा। तो इन्हीं को याद कर लेंगे तो 8 याद हो जाएंगे, है ना। कैसे, कुल टेंस हो गए 12, इन 12 में से 4 टेंस का आप पैसिव वॉइस नहीं बनाते। किस 4 का आप नहीं बनाते, यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है। पहला है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अर्थात ये 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है जिनमें सिंस और फा लगता है उनका, और बीच में एक हुआ गया है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इन 4 टेंसों का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, बाकी 8 टेंसों का बनता है। तो हमने देखा, लास्ट में हम क्या करते हैं सर, 5वीं चीज हमको करनी है, अंत में बाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, है ना। जब हम सारा काम कर लेंगे, है ना, टेंस के अनुसार से क्रिया लगा लेंगे, वो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, सब चीजें हो जाएंगी, तो बाई का प्रयोग यहाँ पे करेंगे और इस सब को साथ बाई रूपी गाड़ी पर बैठा करके यहाँ पर, अर्थात कि बाइक, एक बाइक लेंगे। अब ये इनके घर जाएंगे तो ये भाई पैसा वाले वही तो पैदल चलिए ना बेचारे, इनके पल्ले पैसा कौड़ी ना रहे। लेकिन ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट होता है माला माल है, पैसा वाला है, इसके पास है बाइक, और ये बाइक पर बैठ के चला जाएगा किसके घर, ऑब्जेक्ट के घर। ट्रांसफर हो रहा है, ये इनके घर जा रहा है, ये इनके घर। ये तो बेचारे पैदल आ गए, माल पे पानी नहीं, ये बैठा किस पे, बाइक पर, है ना। बाइक मतलब वही बाइक पे बैठ करके चलाया ऑब्जेक्ट के पास, है ना। तो ये बाइक को बैठा करके इनको यहाँ कर देना है लास्ट में। तो ये हमने देखा कि पैसिव बनाने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो यही है। मित्रों, आप तुरंत पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत आवश्यक है। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ।
ठीक है मित्रों, आपने स्क्रीनशॉट अब ले लिया है, तो यह चीजें बहुत ही आवश्यक आपके लिए होने वाली है। तो हमने यह चीज देख लिया। अब क्या, अब कैसे बनाएंगे, है ना। अब 12 टेंस में से हमने जान लिया कि केवल 4 टेंसों का नहीं बनना, बाकी टेंसों का बनना है। क्या बनना है, एक्टिव और पैसिव। चलिए, तो पहला टेंस हम लेते हैं। आज हम केवल प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की बात करते हैं मित्रों। आगे की वीडियो में सारे टेंसों को एक साथ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्यों, क्योंकि पहले आप एक टेंस को समझ के जान लीजिए कि इसके चारों सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। बाकी बीच में कुछ नहीं, सब टेंसों में केवल सहायक क्रिया बदलेगी, तरीका नहीं बदलता। ग्रामर में यही तो एक खास बात है जिसके माध्यम से हमको जल्दी आ सकता है। क्या कि ग्रामर का अगर एक तरीका हम सीख लेना मित्रों, तो तरीका नहीं बदलता, केवल उसकी सहायक क्रियाएं बदलती हैं। यही खास बात ग्रामर की होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज केवल प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, उसके लिए कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं मित्रों। आइए पढ़ते हैं। पहला क्या है कि एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता क्या होता है, यहाँ पे देख रखा है मैंने, ही सी इट नेम। अगर नहीं जानते तो मेरे द्वारा वर्ब टू बी में बताया गया है, जाके वीडियो को देखिए और पता कर लीजिए, है ना। ही सी इट नेम यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। के साथ आपको क्या लगा देना है, इज। जो क्रिया लगानी है टेंस के अनुसार प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में लगा देना है इज। बहुवचन करता हो यू वी दे तो हमको लगा देना है आर। आई के साथ हमको लगा देना है एम। और मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। आइए कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं और उनको इसी के आधार पर हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए जैसे यहाँ पे देखते हैं, ही कॉल्स मी, पहला सेंटेंस हमने ले लिया, ही कॉल्स मी। नंबर 2, आई टीच देम। दूसरा मैंने ले लिया, आई टीच देम। तीसरा, दे वेट हिम। तीसरा हो गया। चौथा सेंटेंस हमने ले लिया, राधा रीड्स बुक एवरी डे। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया मित्रों, है ना। ये हमने तरीका जान लिया। इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको नीचे बता दे रहा हूं, इसी फार्मूले से चलना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है क्या, ये हाईवे है। हाईवे अगर हम इलाहाबाद जाना होगा, बनारस से हमने हाईवे पकड़ लिया, सीधे पहुंच गए इलाहाबाद। कहीं कहीं रुकना नहीं है, ना ही किसी से पूछना है। तो फार्मूला अगर हम याद कर लेंगे, ये फार्मूला मतलब हम चढ़ गए हाईवे पर, अब हमको किसी से पूछना नहीं है। फार्मूला क्या है, फार्मूला सबसे पहले हमने बताया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस उसके बाद इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। फिर आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आपको लगाना है, अगर अदर्स है वाक्य में तो ओ। अंत में लगाना है बाई। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। एक चीज तो हम जानते हैं, क्या मित्रों, 3 चीज एक्टिव पैसिव के लिए मस्ट है। क्या, पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, पहली चीज गट्ठी मारते चलिए। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। और अंत में बाइक पे बैठा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंचा देना। यही 3 काम मस्ट है किसी भी प्रकार के एक्टिव और पैसिव के लिए। अगर यह 3 चीज अगर आप याद रखते हैं तो एक्टिव पैसिव हमेशा आपकी मुट्ठी में रहेगा, निकलेगा नहीं मित्रों, ये मैं दावा करता हूं। आइए इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग चलते हैं, है ना। मैंने क्या कहा, एक्टिव पैसिव के लिए सबसे जरूरी क्या है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना। चलिए ढूंढते हैं। ही कॉल्स मी, ही वह, कॉल्स माने बुलाता है, किसको, उत्तर मिल गया, जी हाँ मुझको मिल गया ऑब्जेक्ट। हाँ, और मिल गया ऑब्जेक्ट तो इसको ले जाएंगे किसके घर, यहाँ। ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा मित्रों, यहाँ देख के बताएंगे तुरंत, जी हाँ
मी का हो जाएगा आई। आई के साथ हमको क्या लगा रहा है, तीनों में से देखेंगे आई किसको पसंद करता है। फार्मूला हमने पहला काम कर लिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाला रूप बना दिया। अब क्या करें कि यहाँ पे तीन है, इज, एम, आर, तीनों में से आई किसको पसंद करेगा, किसको पसंद करेगा? जी हाँ, आई हमेशा एम को चूज करता है, तो इसके साथ हम लगा लेंगे एम। उसके बाद कौन सा फॉर्म लगाएंगे क्रिया का? क्रिया का कौन सा फॉर्म हमेशा लगता है पैसिव वॉइस में? आप बोलिए। हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा कॉल्ड। अंत में कुछ नहीं बचा है, तो बाइक पे बैठाइए सब्जेक्ट को, बाई पर, और इसका बना दीजिए ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है मित्रों? हिम। बड़े आसान तरीके से हमने बना दिया है एक्टिव से पैसिव वॉइस। एकदम कमजोर से कमजोर छात्र भी अब एक्टिव पैसिव करेगा मित्रों, इस सहायता से, इस सिंपल ट्रिक और टिप्स के माध्यम से। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई टीच देम। आई टीच देम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मित्रों? देम। देम उठाएंगे, उसको लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। जी हाँ, यहाँ पर दे लगा देंगे। दे हो गया बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? इज की, एम की, आर। जी हाँ, आर लगा देंगे, यह हो जाएगा आर। और ये जो क्रिया इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डॉट। किसके द्वारा? बाइक पर बैठाइए, आई को उठा के बना दीजिए मी। आई को ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। हमने कुछ अलग किया नहीं, क्या मैंने कोई विशेष बात की? नहीं, जो चीजें मैंने बताई है उसी को केवल मैं अप्लाई करते जा रहा हूं, इसको नहीं छोड़ रहा हूं। ये हाईवे है मित्रों। चलिए आप बनाइए। अब दो मैंने बनाया, ये तीसरा आपको बनाना। चलिए, पहला काम क्या है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बता दीजिए। पकड़ लिया आपने? जी हाँ, हिम। तो उसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। अब उसके बाद इसने कहा कि इज, एम, आर में से कोई एक ले लीजिए। जैसे ये कहा वैसे ही चलना है ना? तो ही होता है एक वचन, लगाएंगे क्या? इज। वेरी गुड। उसके बाद इसने कहा हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म रख चाहिए, तो आप वेट का थर्ड फॉर्म कर देंगे वेटेड। जी हाँ, वेटेड कर दिया हमने। और अंत में क्या लगा देंगे मित्रों? बाई। दे का हो जाएगा देम। खत्म काम, है ना? ही इज वेटेड, ही इज वेटेड बाई them, he is vetted by them। अगला देखेंगे, राधा रीड्स बुक एवरीडे। तो चलिए इसमें पहले ढूंढते हैं किसको? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ढूंढेंगे किसको? ऑब्जेक्ट को। राधा रीड्स, राधा पढ़ती है। क्या पढ़ती है? उत्तर मिल गया मुझको, बुक। एवरीडे के पास मत चले जाना, क्योंकि प्रत्येक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार से प्रत्येक आखिरी चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती। क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े वही ऑब्जेक्ट होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सावधान रहिएगा ऐसे वाक्यों में। राधा रीड्स बुक, राधा पढ़ती है। क्या पढ़ती है मित्रों? किताब पढ़ती है, तो किताब का बना देंगे हम सब्जेक्ट। बुक को, बुक चूंकि नाउन है तो बुक का बुक होगा, बुक की मत कर देना, है ना? बुक। अब बुक को देखेंगे एक वचन की बहुवचन, उसके हिसाब से आप क्रिया का सिलेक्शन करेंगे। एक वचन है तो लगा देंगे इज। बुक इज क्रिया का थर्ड फॉर्म। रीड, रेड, रेड हो गया। बुक इज रेड, कुछ नहीं बचा। तो ये अदर्स अगर है तो क्रिया के बाद अदर्स रख देंगे क्या? एवरी डे। एवरी डे अंत में लगाएंगे बाइक, और बाइक पे बैठा के राधा को पहुंचा देंगे। हाँ भाई, राधा। राधा भी तो नाउन है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से सिंपल ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से ही हमने एक्टिव पैसिव करने का तरीका जान लिया है मित्रों। जाना ही नहीं है, कभी भूलेंगे भी नहीं, और ना ही हम हाईवे को छोड़ेंगे। ये था अफर्मेटिव। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में आता है निगेटिव, है ना? निगेटिव में हम क्या करेंगे? निगेटिव का केवल एक नियम, चाहे इसका निगेटिव पढ़े आप चाहे किसी भी टेंस का निगेटिव पढ़े मित्रों, मेरी एक बात गट्ठी बांध लो। क्या? निगेटिव का बेसिक रूल होता है, वाक्य में जो भी हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, जैसे इसमें इज, एम, आर है, के बाद नॉट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी सब यही प्रोसेस है, बाकी सब यही प्रोसेस है। जहां इज, एम, आर मिलेगा हम तुरंत लगा देंगे नॉट, निगेटिव हो गया कंप्लीट। कैसे? कैसे? जैसे यहाँ पे आपने देखा ना इज, एम, आर, इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं। अगर हमको निगेटिव पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, तो इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया।
क्या कर दिया, यहाँ इज लगाया, एम लगाया, आर लगाया, प्लस नॉट लगा लिया मित्रों, और कुछ नहीं, क्या लगा लिया, नॉट लगा लिया। आइए अब इसके माध्यम से हम लोग नेगेटिव का भी पैसिव वॉइस सीख लेते हैं, और एक ही झटके में नेगेटिव बनाना भी हम सीख जाएंगे। कैसे, जैसे देखेंगे, ही डज नॉट टीच मी, पहला सेंटेंस मैंने आपके लिए दे दिया, ही डज नॉट टीच मी। दूसरा, यू डू नॉट हेल्प अस, दूसरा भी सेंटेंस आ गया। फिर तीसरा, रवि डज नॉट प्ले क्या, फुटबॉल। आइए अब सब में लग गया ना, सब में लग गया, डज नॉट, डू नॉट, हो गया नेगेटिव, तो हम नेगेटिव से नहीं परेशान होंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट क्या करता है, फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, वही पुरानी बात। चलिए हम चलते हैं किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या, ही डज नॉट, नहीं, टीच पढ़ाता है किसको, मुझको, मी मिल गया, उसका हम बना देंगे सब्जेक्ट, बन गया यहाँ पे क्या बन गया, आई, और आई के हिसाब से आपको क्या लगाना, इज की, एम की, आर, क्या लगाएंगे मित्रों, जी हाँ एम, और जहां सहायक क्रिया लगी नहीं नेगेटिव वाक्य में डज को करेंगे हम गायबा बना का डावरा मारेंगे, मंत्र डज हो गया गायब, लगाएंगे क्या, नॉट, यहां से नॉट लगा देंगे, केवल सहायक क्रियाओं के बाद नॉट लगता है। आई एम नॉट, टीच का हो जाएगा थर्ड फॉर्म मित्रों, टाट बाई, तो बैठाएंगे, ही को बन जाएगा हिम। क्या मैंने नया बात किया, कुछ किया नहीं। अगर डज नॉट आ गया, डू नॉट आ गया, तो डज और डू को बोलेंगे आबरा का डाबरा, वो हो जाएगा गायब, और सहायक क्रिया इज एम आर के बाद लगा देंगे ना। क्या हमने नया किया, कुछ भी नहीं मित्रों, कुछ भी नहीं है एक्टिव पैसिव में, मैं आपको बता रहा हूं कुछ भी नहीं है। केवल आप मेरे साथ इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहिए मित्रों। आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, क्लिक करके दिखाएंगे चुटकी में, ये मेरा दावा है। आपका इंग्लिश में 25+ आना ही है यदि आप मेरे साथ जुड़े रहें। क्यों, क्योंकि मैं एकदम अब सिलेबस के हिसाब से चलाऊं, जिसकी की आपको परम आवश्यकता है। चलिए, यू डू नॉट हेल्प अस, है ना, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे डू नॉट है, इसको हटाइए। यहाँ पे देखेंगे यू डू नॉट, पहला काम किसको ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को। यू डू नॉट, तुम नहीं करते हो, हेल्प माने सहायता किसकी, अस, हम लोगों की। तो यहाँ पे अस ऑब्जेक्ट है, तो अस को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा मित्रों, वी। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, वी, और वी एक वचन है कि वो वचन क्या मांगेगा, वी मांगेगा आर को, और आबरा का डाबरा बोल के डू को कर देंगे गायब, नॉट बचा लिख देंगे नॉट, वी आर नॉट हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, और बाई पे बैठाएंगे यू को, यहाँ पटक देंगे बाई यू, हो गया बाई यू। आगे चलेंगे, रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल, रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, फुटबॉल। जी हाँ, आप पहचानना जान गए। अब फुटबॉल को लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा एक वचन इज, डज को गायब, नॉट को प्रेजेंट करेंगे, प्ले का थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय किसके द्वारा, रवि के द्वारा। हो गया नेगेटिव मित्रों, नेगेटिव का भी काम हो गया खत्म। इसके बाद आ गया है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में क्या होता है, इंट्रागेटिव में डू और डज से ही वाक्य शुरू होता है। अर्थात एक रूल ध्यान रखो, यदि एक्टिव वॉइस इंट्रागेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रागेटिव ही होना चाहिए। जौन रास्ते पर एक्टिव वॉइस चलेगा, जिस रास्ते पर, भैया हम भी आपके पीछे पीछे ही आएंगे, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि आप बाइक से जाओगे और मैं पैदल ही जाऊंगा, बस इतना होगा, लेकिन रास्ता हम नहीं चेंज करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने में थीम तो बदलता नहीं है, पहले ही आप पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। चलिए, रूल्स क्या है, यदि एक्टिव वॉइस इंट्रागेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रागेटिव ही होगा। इस बात को गट्ठी मार लीजिए। कैसे मित्रों, आइए, चूंकि इंट्रागेटिव होते हैं दो प्रकार के, प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव और द्वितीय प्रकार का इंट्रागेटिव। अर्थात एक सहायक क्रिया से शुरू होता है और दूसरा शुरू हो जाता है
क्वेश्चन वर्ड से। तो पहली इंट्रागेटिव के लिए हम फार्मूला सेट कर लेते हैं। क्या सबसे पहले हमको लगा देना है इज, एम, आर। ये जो कर्ता के बाद लगते थे ऑब्जेक्ट के बाद वो पहले आ जाएंगे। उसके बाद हमको क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है। उसके बाद हमको क्या कर देना है सर, उसके बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेना है। चलिए उसके बाद अगर अदर्स वाक्य में है तो उसको लगा लेना है। फिर वही बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के घर पहुंचा देंगे और यहाँ पे लग जाएगा हसुआ, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न, और जहां पे भी प्रश्न किया जाता है तो हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगर एक्टिव वॉइस इंट्रागेटिव है तो पैसिव वॉइस को भी इंट्रागेटिव में बदल करके हम देखते हैं कैसे बदलते हैं। चलिए जैसे डू यू हेल्प मी, पहला सेंटेंस मैंने दे दिया डू यू हेल्प मी। दूसरा सेंटेंस डज रवि वेट यू, यहाँ पे मैंने दूसरा सेंटेंस भी दे दिया। अब इसमें क्या बातें हैं मित्रों, आइए इन दोनों को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। क्या कहा मैंने आपसे, क्या बताया, यदि एक्टिव वॉइस इंट्रागेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रागेटिव ही होगा। अर्थात ये डू से शुरू हो रहा है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हमको भी तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और फार्मूला हमारा क्या कर रहा है, ठीक पहले आपको इज, एम, आर रखना है। तो एक्टिव वॉइस में डू किसके अनुसार लगा है, कर्ता के अनुसार, चूंकि ये कर्ता प्रधान होता है तो कर्ता के अनुसार। और हम क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, कर्म प्रधान होता है, उसमें ऑब्जेक्ट का महत्व होता है। तो हम पहुंच जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, यहां देखेंगे है मी का बनेगा आई, तो आई के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब चाहिए सर, एकदम सही बताया आपने। तो एकदम यहाँ मी है तो मी को देख करके हम लगा देंगे एम। उसके बाद क्या कहा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाला, तो मी को बना देंगे आई। फिर क्या कहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। हो गया। अब लगाएंगे अंत में, कुछ नहीं बचा, अंत में क्या लगाना है आपको, बाइक लगाना है, बाई यू को बैठा देना है यहाँ, बाई यू। यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक ही होता है, कोई दिक्कत हुआ मित्रों, नहीं नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं। आगे चलिए, डज रवि वेट यू, है ना, तो डज यहाँ पे आया किसके अनुसार, रवि, एक्टिव वॉइस से कर्ता के हिसाब से आएगा। हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यू के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू है बहुवचन, क्या आ जाएगा, आर। फिर वही ऑब्जेक्ट मतलब यू, क्रिया का थर्ड फॉर्म वेटेड, बाय किसके द्वारा, बाय रवि। आर यू वेटेड बाय रवि, कोई दिक्कत। डज रवि वेट यू, क्या रवि आपकी प्रतीक्षा करता है, क्या तुम रवि के द्वारा प्रतीक्षित हो। मतलब वही है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे एक्टिव कहो चाहे आप पैसिव कहो, थीम बदलने वाला नहीं है मित्रों। आइए अब इसी के साथ इसका दूसरा रूल भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है वह बिल्कुल ही आसान है, उसमें कुछ भी नहीं करना। यदि एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है, जैसे व्हाट से, व्हेन से, हाउ से, है ना, व्हाई से, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उन क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करना। तो सरकार किसकी है, बाबा योगी की, तुरंत एंटी रोमियो लग जाएगा आपके ऊपर, बचिएगा मित्रों, एंटी रोमियो से बचिएगा। अर्थात क्वेश्चन वर्ड के साथ नो छेड़छाड़, कुछ भी नहीं करेंगे। भैया आप जैसे हो वैसे आइए, क्योंकि वो करंट है, छुएंगे तो बाबा, बाबा मतलब योगी बाबा, लगाएंगे क्या, एंटी रोमियो, उससे बचिए सर। हम क्यों जाए एंटी रोमियो के चक्कर में पड़ने, है ना। क्वेश्चन वर्ड आता है तो हमने सूत्र में लिख के रख दिया, क्वेश्चन वर्ड आओ भैया, और क्वेश्चन वर्ड आपको वैसे ही हम उतारेंगे, है ना। जो ही क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके नीचे हम रख देंगे। क्यों छेड़छाड़ करने जाए भाई, हम क्यों लफड़ा लेने जाए। जैसे यहाँ पे देखेंगे, इसी सेंटेंस को अगर हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में बदलते हैं, जैसे है ना, चलिए देखेंगे, व्हाई डू यू सॉल्व इट, एक मैंने दे दिया यहाँ पे, व्हाई डू यू सॉल्व इट, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया। अगला, हाउ डज सी ईट मैंगोज। एक चीज और हम लिख देते हैं, काम में खत्म हो जाता है, क्या,
हु टीचेस यू, हु टीचेस यू, है ना। अब देख लेंगे मित्रों इसके बारे में थोड़ा सा, अब देख लेंगे, थोड़ी सी सेंसिटिव होकर के देख लेंगे। क्या वाई डू यू सॉल्व इट, वाई डू यू सॉल्व इट, शुरू हो गया वाई, वाई क्या है क्वेश्चन वर्ड। तो अगर इसको साथ मैंने क्या बताया, एंटी रोमियो गैंग का आदमी है भैया, इसको छेड़ना नहीं, वाई है तो वाई को वाई के नीचे उतार देंगे, डोंट टच, उसको हम छेड़ेंगे नहीं भाई, वाई को वाई के नीचे उतार दिए। यहाँ आ गया डू, डू के लिए क्या करते थे हम, इज एम आर की तलाश करते थे, क्योंकि ये डू आया है यू के अनुसार, और हमारा जो यहाँ पे आएगा इज एम आर किसके के अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इट, इट है ये एक वचन, लगाएंगे क्या मित्रों, तीनों में से बता दीजिएगा। इट को मानते हैं एक वचन, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आ जाएगा इज, बिल्कुल इज यहां से लगा देंगे, इट यहाँ है सॉल्व्ड, जी हाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म, वाई इज इट सॉल्व्ड। अब लगाएंगे बाय और यू को बैठा देंगे यहाँ, बाय यू, ये हसुआ लगाना नहीं भूलेंगे। कोई दिक्कत हुआ नहीं। फिर यहाँ देखेंगे हाउ क्वेश्चन वर्ड, एकदम सावधान, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, वाउ को वाउ के नीचे, डज आया है सी के लिए, एक्टिव आया है कर्ता के साथ से ही आएगा। पैसिव वॉइस में हमको क्या चाहिए, मैंगोज, हमारा यही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ डज के लिए क्या आ जाएगा मित्रों, आर, मैंगोज के हिसाब से आ गया आर। फिर मैंगोज को लेकर के चले आओ, मैंगोज है ना, मैंगोज, वाई, हाउ आर मैंगोज, ईट का थर्ड फॉर्म हो गया मित्रों ईटन बाई, सी का यहाँ पे हमने लिख दिया हर। कोई दिक्कत हुआ, एकदम नहीं, दिक्कत तो हो ही नहीं सकती मित्रों। ये है स्पेशल प्रकार का वाक्य, क्यों, क्योंकि कोई भी वाक्य जब हु से शुरू होता है ना मित्रों, तो ये जान लो हु क्या होता है, हु किसी भी वाक्य में एज ए सब्जेक्ट के भी रूप में प्रयोग होता है, यही कर्ता और यही क्वेश्चन वर्ड भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही दोनों हो, क्या आप ही क्वेश्चन वर्ड हो और आप ही कर्ता हो। हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, जो पढ़ाता होगा वो एक आदमी होगा, क्या होगा, है ना। ये आप देखेंगे मैंने पढ़ा रखा है, ये क्या है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन है सर, है ना, इंट्रागेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे प्रश्न किया जाए, जिस की सहायता से प्रश्न किया जाए, इंट्रागेटिव प्रोनाउन होता है। प्रोनाउंस का मैंने वीडियो बना रखा है, प्रोनाउंस भी जरूरी है आपके लिए, जाके देखेंगे प्रोनाउंस को, विस्तृत व्याख्या प्रोनाउंस की गई है मित्रों। प्रोनाउंस की वीडियो को देखिए और अपने कंफ्यूजन को दूर करिए, है ना। हु टीचेज यू, तो यहाँ पे हु करता भी है, तो इसको इसी जगह हम बदल देते हैं, ये विशेष प्रकार का है बाई होम में, ये इसका नियम है। हु जब आवे तो उसको इसी के नीचे बदल देंगे बाई होम में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पढ़ाता है, तुमको, यू, तो यू के हिसाब से क्या आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा यू, क्रिया का थर्ड फॉर्म स्टार्ट बन गया। ये आपका कंप्लीट बन गया मित्रों। अब मेरे समझ से इस एक्टिव पैसिव में अगर आपको कहीं परेशानी हुई तो बताइए। मेरे समझ से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर किया है। अगर इसके बाद भी मित्रों कोई परेशानी होती है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ एक कमेंट करिएगा कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया आज का वीडियो कैसा लगा। और एक आवश्यक सूचना मित्रों, मेरे द्वारा मेरे ही चैनल पर हिंदी की भी आलीशान, शानदार, सरस और मधुर तरीके से आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाया गया है। आप केवल विजिट करिए मेरे चैनल पर ग्रामर विथ योगेन सर पर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाइए और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी भरपूर आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।